ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, सॉरी टू अ रजिस्टर। तो तब हमने क्या किया था, यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया था। उसके बाद इंडक्टर लिखा, तो यहाँ पे इंडक्टर दिखाया था, ये वाला कॉइल जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। और अब हम देख रहे हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर हम जब भी लगाते हैं तो हमें नॉर्मली उसके इक्वेशंस पता होने चाहिए। ओके, फर्स्ट रजिस्टर क्या जो फॉलो किया हमने, V इज इक्वल टू आई आर के थ्रू किया। इंडक्टर का जो किया वो किससे किया, dq बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो dq बाई डी टी क्या है, E है, EMF वाला E, ये वाला EMF इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, इसके थ्रू किया। और अब जो हम करेंगे वो कैपेसिटर, यानी कि चैप्टर 2 वाला हम याद करते हैं। कैपेसिटर का इक्वेशन क्या था, V वोल्टेज डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज मतलब जब वो स्टेबल होते तो वो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव की आउटलाइन नेगेटिव, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड डायरेक्शन में, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। और ये उसका पोटेंशियल होता है। जब चार्ज मोशन में आ जाता है तब करंट बनता है। तो आप करंट के बारे में पढ़ रहे हो, तब फिर से कैपेसिटर आया, करंट में भी कैपेसिटर आया, ठीक है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू Q, तब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को आप छोड़ते हो तब आता है आपका कैपेसिटर। V इज इक्वल टू सी क्यू, V इज इक्वल टू सी क्यू। तो C को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो हो जाएगा, C को सब्जेक्ट बनाओ तो ये हो गया आपका V अपॉन Q। ओके, और अगर आप पोटेंशियल को आप सब्जेक्ट बनाओगे V को, तो क्या मैंने गलती की, यस गलती की, Q इज प्रोपोर्शनल टू V आता है। ओके, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। वैसे तो दोनों सेम ही है, बट Q चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V। ओके, तो पोटेंशियल का अगर आप कॉमन निकालोगे, सब्जेक्ट रखोगे तो Q अपॉन C आ जाएगा, ये इक्वेशन। बस यही इक्वेशन से याद रखने हैं। रजिस्टर्स में क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। उसके बाद इंडक्टर में क्या था, E था ना, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। बट हम सब में इसको ही देखते हैं, तो ये और ये इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम है, इसलिए ये डायरेक्टली हमने लिखा ये वाला। ओके, और इसमें भी हम वोल्टेज को ही देखेंगे, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को। तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। ये तीनों जो है वो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा रिलेट करते हैं, ठीक है। नाउ थियरी मैंने बना के रखी है, वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। फिगर तो बहुत ही नॉर्मल है, तीनों में याद रखने की जरूरत भी नहीं है। ओके, आई जाएगी एक ईएमएफ और एक कैपेसिटर। तो ये V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, बिकॉज Q इज इक्वल टू सी वी होता है। तो C को मैं एज इट इज रखूंगी, V के जगह पे रखूंगी मैं VM साइन ओमेगा टी। क्या रखा मैंने V की जगह पे, VM साइन ओमेगा टी। जो हमने फर्स्ट चैप्टर पे फर्स्ट थियरी में पढ़ा था, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, और V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो V की जगह पे हम रखा कि ये जो रोटेशन मोशन हो रही है वही कहीं पे भी, जिससे इंड्यूस हो रहे क्या, EMF। रोटेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, एसी, ये एसी सोर्स बोला जाता है। ये वाला जो सिंबल है ना, वो एसी सोर्स के अंदर सारे के सारे वेक्टर्स जो है वो रोटेट करते हैं। कौन से ग्राफ में, सिन्यूसॉइडली ग्राफ में, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ग्राफ में, ठीक है। तो वहां पे हमने रखा Vm साइन ओमेगा टी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साइन, इस वाले थियोरी में। ओके, नाउ अब आपको जाना है V और I। हम सब में V और I को ही डिटेक्ट करते हैं और लास्ट में फेजर डायग्राम V और I का बनाते हैं। पोटेंशियल का इक्वेशन तो हमें मिल जाएगा, बट करंट के ऊपर Q से करंट के ऊपर कैसे जाए, तो आप चैप्टर आप स्टैंडर्ड 10 से पढ़ते आ रहे हो कि टाइम के रिस्पेक्ट में जब चार्ज चेंज होता है, मतलब कि वो चलने लगता है, चार्ज जब टाइम के रिस्पेक्ट में मोशन करने लगता है तभी तो करंट इंड्यूस होता है। तो करंट के जगह पे आप लिख सकते हो dq बाई dt। टाइम के रिस्पेक्ट में Q चेंज हो रहा है, मतलब Q का आप डिफरेंशिएट करोगे ना तो आपको करंट मिल जाएगा। d बाई डी टी एज इट इज, Q की जगह पे मैंने पूरा ये लिख दिया, C Vm साइन थीटा, C Vm साइन थीटा। ओके, अब C कैपेसिटेंस कभी चेंज नहीं होगा,
Vm मैक्सिमम को कोई भी इफेक्ट नहीं होती, तो Vm और C दोनों को मैंने बाहर निकाल दिया, डी बाई डी टी ऑनली साइन ओमेगा टी। इंटीग्रेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डिफरेंशियल की बात हो रही है। डिफरेंशियल में क्या होता है, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन होगा, तो डिफरेंशियल क्या होता है उसका, एक्स रेस टू एन माइनस वन। देखो एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। अगर डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू फाइव है, तो एन जो है फाइव जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, देन आफ्टर एक्स रेस टू फाइव माइनस वन यानी कि फाइव एक्स रेस टू फोर। ओके, 5x⁴। ये आपका डिफरेंशियल है। क्या है, डिफरेंशियल। और वो वाला था वो इंटीग्रेशन, जिसमें n⁻+1 और डिवाइड में n+1 होता था। इन डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई होता है और -1 पावर का होता है। नाउ अब डी बाई डी टी साइन का होता है कॉस ओमेगा टी। मैं आपको नोट लिख के भेजूंगी, हाँ, किसका साइन, किसका कॉस, किसका नेगेटिव, किसका पॉजिटिव, आप कंफ्यूज मत होना। चार्ट, थोड़ा सा चार्ट बना के भेजूंगी मैं। अभी साइन का कॉस ओमेगा टी डी बाई डी टी हुआ, फिर से आपको ये मल्टीप्लीकेशन में देखना है, डब्ल्यू टी का फिर से डेरिवेशन करो, डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट डी बाई डी टी डब्ल्यू टी। डब्ल्यू टी उसमें कौन है, कांस्टेंट है, इसलिए ओनली डी बाई डी टी ही होगा। अब ये टी रेस टू वन है, तो 1 इंटू टी रेस टू वन माइनस वन, तो ये हो गया टी रेस टू जीरो, टी रेस किसी की भी पावर जीरो यानी कि 1, इसलिए टी कुछ नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ कौन रहा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ रहा आपका W। तो यहाँ पे मैंने W से मल्टीप्लाई किया। इंटीग्रेशन में क्या करते थे, डिवाइड करते थे, डिफरेंशिएशन में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, आ जाओ, Vm C ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, सो यहाँ पे हो गया Vm, मैंने तो अच्छे से लिख दिया WC और कॉस ओमेगा टी। क्या इस WC को मैं बेस के बेस में लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं, बिकॉज बेस का बेस ऊपर आ जाता है। कि ये बात आपको क्लियर हुई, नहीं नबीला, क्या मैं WC को मैंने यहाँ से उठा के बेस में रख दिया, बिकॉज बेस का बेस ऊपर चला जाता है, तो ये एक्चुअल में ऐसा ही हुआ, तो मैंने यहाँ पे लिखा, वो समझ में आया आपको। ओके, वेरी गुड। ओके, नाउ अभी तक हम क्या करते थे कि यहाँ पे साइन और कॉस हो तो उसके साथ उसके आगे वाला जो भी टर्म हो मैक्सिमम होता है, इसलिए मैंने इस वाले पूरे टर्म को मैंने आई एम कंसिडर किया। तीनों की तीनों थियोरी में सब कुछ सेम है और फोर्थ में भी सेम होने वाला है, तो मैंने वी एम और 1/ओमेगा c को मैंने आई एम कंसिडर कर दिया। तो फिर से एक आई एम का कुछ मिला, वो है आपका आई एम मैक्सिमम करंट। आई एम इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, Vm/R। मतलब क्या, I इज इक्वल टू, ओम्स ने क्या कहा था, V इज इक्वल टू IR, तो I को सब्जेक्ट बनाओगे तो V/R। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, Vm cos ओमेगा t अपॉन R की जगह पे कौन आ गया, 1/WC। तो जैसे जैसे आप जाओगे वहां पे इंडक्टर में क्या हुआ था, R की जगह पे आया था W इंटू L, जिसको हमने एक्सेल बनाया था, याद है तो। वैसे ही कैपेसिटर के अंदर WL की जगह WC आ गया, बट 1/है, इतने याद रखना, हाँ, ये 1/ है, बिकॉज यहाँ पे था तो उसको बेस का बेस बना दिया मैंने। तो 1/WC ये हो गया आपका रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, या फिर वहां पे हम लिखते थे रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर और इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे यहाँ पे क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि इसको हम बोलेंगे XC, वहां पे एक्सेल था, XC इज इक्वल टू 1/WC। जैसे ही ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस R होता है, वैसे ही यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर 1/WC ये आपका R है, ये पूरा V है और ये आपका R है। आया समझ में। तो ये XC इज इक्वल टू क्या किया मैंने, 1/WC। W इज व्हाट, W इज अ एंगुलर
वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 2 पाई। आप एफ अच्छी तरह से समझते हो, बट इन एनसीईआरटी में 2 पाई ऐसे कुछ लिखा है, 2 पाई वी, यानी कि 2 पाई वी सी, 2 पाई वी सी, सी एज इट इज। आया समझ में? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आपको दो इक्वेशंस मिले, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी और i इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी। क्या आप साइन और कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? नहीं। जब वो एंगल सेम हो, यानी कि दोनों साइन है, वहां पे क्या था, एक साइन था, एक साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 था। आया समझ में? बट आपको लाना है दोनों साइन, तभी आप फेजर डायग्राम 1.5 मार्क्स का जो फेजर डायग्राम होता है वो ड्रॉ कर सकते हो। तो उसके लिए कॉस को साइन में कन्वर्ट करना होगा। वहां पे माइनस कॉस था, इसलिए साइन माइनस पाई बाई 2 लिखा। यहाँ पे तो प्लस कॉस है, इसलिए आप लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। नयन तो चला लेफ्ट हो गया था, बट नबील आपको याद होगा मैंने बोला था कि आगे की थियोरी आएगी उसमें प्लस पाई बाई 2 आएगा। आया ना? क्योंकि वहां पे माइनस कॉस था, इसलिए यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 मैंने लिखा था। यहाँ पे कॉस पाई ओमेगा टी प्लस है, इसलिए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आया है। मतलब करंट जो है वो पाई बाई 2 रोटेशन कर रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, बिकॉज प्लस पाई बाई 2, याद रखना, प्लस वहां पे माइनस पाई बाई 2 इसलिए लैग कर रहा था, यहाँ पे प्लस पाई बाई 2 इसलिए लीड कर रहा है, ऊपर जा इंक्रीज हो रहा है। आया समझ में नए नबीला? यहाँ तक समझ में आया दोनों को? दोनों को समझ में आया? ओके। फेजर डायग्राम ऐसा कहता है कि एक आप करंट ले लो और एक वोल्टेज ले लो। करंट मैंने यहाँ पे ले लिया, आप जब करंट की तरफ जाना चाहिए तो दूसरा जो है वहां से आप जाओ। तो यहाँ से मैं जा रही हूँ करंट की ओर, जो भी एंटी होता है वो लीड होता है, तो लीड ही तो हो रहा है, करंट लीड ही तो हो रहा है। ओके और जब आप करंट से वोल्टेज की तरफ आते हो, क्लॉकवाइज ऑलवेज लैग होता है, तो वोल्टेज लैग ही तो हो रहा है। V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, बट I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 1/2 प्लस पाई बाई 2, मतलब देखो कितना डिफरेंट आएगा। देखो ये आपका वोल्टेज, वोल्टेज सारे के सारे ग्राफ में सेम है, ये आपका मैक्सिमम और उसका ओमेगा टी। उस वाले ग्राफ में आपको याद हो तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी कि माइनस पाई बाई 2 था। माइनस पाई बाई 2 होने की वजह से ये माइनस यहाँ पे आया, ये पाई बाई 2 90 एंगल, मैंने यहाँ पे ओमेगा टी के बाद 90 एंगल ड्रॉ किया, ये पाई बाई 2 नीचे आ रहा था, बट यहाँ पे आपका प्लस पाई बाई 2 है, इसलिए इस तरफ जा रहा है, ये डब्ल्यू टी से 90 एंगल और ये करंट ऐसे जा रहा है। वहां पे यहाँ पे आ रहा था, बिकॉज वो नेगेटिव पाई बाई 2 था, यहाँ पे पॉजिटिव पाई बाई 2 है, मतलब थीटा से प्लस करना है आपको, ना कि नेगेटिव करना है, इसलिए आई ऐसे आया। आपका ये सिन्यूसॉइडल ग्राफ सेम रहेगा, सिन्यूसॉइडल ग्राफ आपका सेम रहेगा। क्लियर हुआ? ग्राफ तक क्लियर हुआ? नया नया नबीला क्लियर हुआ? फिर से समझाती हूँ। द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू द कैपेसिटर इज P इज इक्वल टू PC, वहां पे PL था याद हो तो, PC इज इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज। करंट क्या है आपका IM साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो साइन ओमेगा टी पाई बाई 2 इज व्हाट, इज कॉस ओमेगा टी, तो मैंने ये पूरा लिख दिया। V की जगह पे VM साइन ओमेगा टी, ठीक है, IM कॉमन ले लिया, VM कॉमन ले लिया, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। अब मैंने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, बिकॉज इसका ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इक्वेशन आता है, तो IM VM डिवाइडेड बाय 2 आपको एज इट इज रखना है, बट इसका मैंने ब्रैकेट में किया है, देखो सॉल्यूशन। 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू होता है साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी। ओके, नाउ साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0, इसलिए ये आपका साइन 2 ओमेगा टी आया। क्लियर हुआ? इंस्टेंटेनियस पावर, पावर के लिए हम ये जो आपका 2 ओमेगा टी आया उसका आपको क्या एवरेज फाइंड करना है, इसका इक्वेशन पता है आपको, 1/t 0 to t ft dt है ना, अभी तक हम यही करते आए हैं। चलो 1/t एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है वो भी प्लस होता है, ठीक है, तो कॉस 2 ओमेगा टी, अब फिर से आप 2 ओमेगा टी का
आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, डेरिवेशन नहीं कर रहे हो। इंटीग्रेशन जब करते हो तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी, 2 ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट है, टी रेस टू 1 डी टी। इंटीग्रेशन में क्या आता है, इंटीग्रेशन में आता है एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा टी रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। आप बोलते क्यों नहीं हो? आप इंटीग्रेशन भले ही कर रहे हो पर मल्टीप्लिकेशन में तो डिफरेंशिएस होता है। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएस हो, जब वो अंडर का आप करते हो ना, अंदर का उसका डिफरेंशिएस होता है। तो डी बाई डी एक्स 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा एज इट इज डी बाई डी टी टी, यानी कि ये वाला नहीं, ये वाला एन रेस टू एक्स रेस टू एन माइनस 1 वाला। तो एन रेस टू 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ओमेगा 1 इंटू टी रेस टू 1 माइनस 1 यानी कि 0 2 ओमेगा। क्या यहाँ तक ये समझ में आया? नहीं नबीला, समझ में आया? t टेंस टू 0 और 2 ओमेगा जो हमारा डिफरेंशियस आया उसको मैंने बेस में रख दिया। चलो ओमेगा क्या है, आप पहले काम करो 2 ओमेगा को बाहर निकाल दो तो ये 2 ओमेगा टी हो जाएगा। अब एक बार आपको t की जगह कैपिटल टी रखना है और एक बार 0 रखना है। cos 0 तो 1 ही हो जाता है, उसको अभी रहने दो यहाँ पे 1 तक। इसका क्या है, चलो ये 2 ओमेगा को बाहर निकाल दिया, cos 2 ओमेगा टी। cos 2 टी की जगह कैपिटल टी रखना है, बट ओमेगा क्या है, ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना है 2 पाई अपॉन टी, तो मैंने रख दिया 2 पाई अपॉन टी। और टी जो हमें स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी रखना है वो टी टी कैंसल, तो cos 2 इंटू 2 4 पाई हो जाएगा। cos 0 4 पाई भी 1 ही होता है, cos 0 भी 1 ही होता है, इसलिए cos 0 इज 1 माइनस 1, ये 0 यानी कि पावर क्या है गई 0। दैट्स इट। आया समझ में? कैपेसिटर के अंदर भी कॉम्प्लेक्स साइकिल में पावर कैसी आती है, 0 आती है। आपके घर पे भी जो है कनेक्शन ऑलवेज एसी ही रहता है। आपके घर पे एसी जनरेटर, एसी सोर्स ही लगता है। एसी सोर्स में करंट और वोल्टेज दोनों की वैल्यू अगर आप एवरेज लोगे तो 0 हो जाएगा, बट पावर 0 नहीं होता। इसीलिए तो आपके घर पे जो भी है वो लाइटिंग होती है। इसलिए ये एग्जांपल नंबर 7.3 में जो कहा है कि लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ कैपेसिटर, जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो डीसी सोर्स जब कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हो, सोर्स बल्ब जो है वो चार्ज हो जाएगा, बट नो करंट फ्लो इन द सर्किट एंड लैंप विल नॉट ग्लो। डीसी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसलिए डीसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर विल बी नो चार्ज चेंज इवन इफ सी इज रिड्यूस। सी आप रिड्यूस करो इंक्रीज करो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट जब आप एसी लेते हो विथ एसी सोर्स, द कैपेसिटर ऑफर्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो हमने एसी में बात की, हमने एसी से बात की, एसी से एसी सर्किट के बारे में हमने देखा, अभी तो देखा हमने ये वाला कि एसी के साथ कैपेसिटर को आप, ये सीरीज में पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज में ही कनेक्ट है। तब क्या हुआ, उसने क्या दिया आपको, कैपेसिटिव कैपेसिटेंस, सॉरी हाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ, करंट फ्लो होगा और आपका लैंप भी शाइन करने लगेगा। और जब रिड्यूसिंग सी विल इंक्रीज रिएक्टेंस, ओके, बिकॉज 1/WC होता है। तो C अगर रिड्यूस होगा तो रिएक्टेंस कैसा होगा, देखो XC इज इक्वल टू 1/WC। ओके, तो ये कैपेसिटेंस एक अगर रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज होगा। ये आपका क्या है, ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो ये इंक्रीज होगा। ओके क्लियर 7.3। नाउ 7.4 देखो, 15 microfarad capacitor is connected to a 220 volt 50 hertz source। ओके, जब तक आपको कोई ना बोले कि कोई वो मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम करंट है, तब तक आप वीएम आईएम पे मत जाओ। उसको आपको वीआरएमएस और आईआरएमएस ही कंसीडर करना। मैंने पहले भी बोला था आपको
कि आपको मैक्सिमम और ऐसा कभी कुछ ना बोले तो VMM लिखने की। अब V और I की फैशन गई। हाँ, इस वाले चैप्टर में आप VM पे आ जाओगे और VRMS पे आ जाओगे। तो आपका ये हुआ VRMS। तो VRMS आपको दिया है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स एंड 50 हर्ट्ज मतलब आपको दिया है फ्रीक्वेंसी। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फिर से कैपेसिटेंस रिएक्टेंस फाइंड करना है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है? XC is equal to 1 upon omega C. What is omega? Omega is a 2 pi and frequency C. 2 3.14 frequency दी है 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है नहीं है। और कैपेसिटेंस कितना दिया है आपको? 15। तो 15 माइक्रो दिया है। हाँ, यहाँ पे आपको चेंज करना है 15 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो यानी कि -6 फेरेडे। तो आपको रिएक्टेंस मिल जाएगा XC। देन आफ्टर आपको कहा है कि एंड करंट इन द रिएक्टेंस। ओके, करंट आपको फाइंड करना है। IRMS करंट की इक्वेशन क्या है? करंट की इक्वेशन ये है, यहाँ पे V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो करंट इज इक्वल टू V अपॉन R होगा। उसी तरह से V अपॉन R की जगह पे क्या है आपके पास? XC है। XC इज अ R, जैसे वहां पे R है वहां पे यहाँ पे XC है। तो 220 वोल्ट आपको दिया है, XC आपको दिया है, दिया नहीं है, आपने फाइंड किया है। ये वाला आपने फाइंड किया है 212। आगे देखो 212, ये आपको यहाँ पे लिखना है 212। तो ये आपको मिल जाएगा करंट। ओके, नाउ अब आपको भी पूछा है पिक करंट एंड RMS भी फाइंड करना है। पिक करंट, पिक करंट इज आल्सो नोन एज अ मैक्सिमम करंट। तो पिक करंट की जगह पे आप लिख सकते हो IM, और IM की डेफिनेशन क्या है? IM इज इक्वल टू होता है ऐसा, देखो I इज इक्वल टू IM अपॉन √2। आपको याद ना हो तो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये आपने कल पढ़ा था, ये वाला I is equal to IM upon √2, V is equal to VM upon √2। याद आया? तो I is equal to IM upon √2 कर सकते हो। IM क्या है? IM आपको फाइंड करना है, तो IM is equal to I into √2 कर सकते हो आप। I क्या है? I कुछ नहीं तो RMS ही है, तो आप लिख सकते हो IM is equal to IRMS into √2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो IM is equal to IRMS into √2। IRMS आपका मिल गया 1.04 और √2 की वैल्यू होती है 1.41। तो आपको ये पिक करंट भी मिल गया। ओके, अब आपको क्वेश्चन किया है व्हाट इज हैपन टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस? नो, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट? अगर फ्रीक्वेंसी को आप डबल कर दोगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है XC इज इक्वल, आप लिखो हाँ अपने कुछ कोई भी बुक में, XC इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन WC। तो 1 अपॉन 2 पाई FC। ओके, 1 अपॉन 2 पाई FC। अब यहाँ पे आप देखो कि क्या पूछा है कि फ्रीक्वेंसी डबल करने से, इसको इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस भी इंक्रीज ही होगा। और करंट का पूछा है, तो करंट के बारे में आप कहाँ से जा सकते हो? करंट के बारे में यहाँ पे जा सकते हो आप, IM इज इक्वल टू होता है VM अपॉन XC। तो ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने की वजह से ये इंक्रीज हो गया, अगर ये इंक्रीज होगा तो XC डिक्रीज होगा। वाई? बिकॉज दोनों देखो इन्वर्टेड में है, इसका रिलेशन इन्वर्टेड में है। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज हुआ, कैपेसिटेंस रिएक्टिव डिक्रीज हुआ, तो करंट इंक्रीज हुआ, बिकॉज ये भी इसके इन्वर्टेड में है। तो ये इक्वेशन से आप लिख सकते हो। क्या क्लियर हुआ ये? A light bulb and open coil inductor are connected an AC source through a key as shown in figure 7.11। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंडक्टर भी है और यहाँ पे एक लाइट बल्ब भी है। The switch is closed, स्विच को क्लोज करो, and after some time, थोड़े टाइम के बाद, an iron rod is inserted into the interior of the inductor। इंडक्टर के इंटीरियर में यहाँ पे आपको आयरन रॉड रखना है, एक ओके आयरन का रॉड रखना है। The glow of the light bulb
कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इज अनचेंज या फिर चेंज ही नहीं होगी। एज द आयरन रॉड इज इंसर्टेड, गिव योर आंसर विथ रीजंस। यस, अगर आपने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा है तो सेल्फ इंडक्टेंस ने ऐसा बोला था कि सेल्फ इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू डायमेंशंस, वो एरिया पे डिपेंड करती है और वो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करती है। जब ये अकेला था तब का उसका इंडक्टेंस कुछ होगा, जो भी होगा वो, ओके। बट जैसे उसके अंदर आयरन रॉड आ गया, उसका एरिया ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ लाइन जो है वो इंक्रीज हो गई, तो इंडक्टेंस ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। इंडक्टेंस कैसा होगा? इंक्रीज होगा। आया समझ में? सो देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। XL इज इक्वल टू क्या होता है? WL। जैसे XC इज इक्वल टू 1/WC होता है, उस तरह से XL इज इक्वल टू WL होता है। यहाँ पे कैपेसिटर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इंडक्टर की बात हो रही है, इसलिए हम इंडक्टर वाला देखेंगे। XL इज इक्वल टू WL, ओके। अगर इंडक्टेंस इंक्रीज हुआ, एरिया की वजह से इंडक्टेंस इंक्रीज हुआ, तो ये पूरा जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा। तो IM इज इक्वल टू VM अपॉन XL के थ्रू करंट डिक्रीज होगा, ओके। अगर करंट डिक्रीज होगा तो XL इंक्रीज होगा, उसकी वजह से यहाँ पे देखो पावर इज इक्वल टू I²R होता है। करंट अगर डिक्रीज हुआ तो पावर भी कैसा होगा? डिक्रीज, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की सिंबल में है ये, तो पावर आपको कम मिलेगा। आप ज्यादा इंस्ट्रूमेंट डालोगे ना, तो ये इक्वेशन के थ्रू ही है ये सब कुछ। नबीला, आया समझ में? फिर से समझाती हूँ मैं। XL इज इक्वल टू W इंटू एल की आपने इक्वेशन प्रूव किया था। अगर ये रॉड रखने की वजह से एरिया जो है वो इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है, और इंडक्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया बढ़ा तो इंडक्टेंस भी बढ़ा, इंडक्टेंस इंक्रीज हो गया, ये L इंक्रीज हो गया, इसलिए ये XL भी इंक्रीज हो गया। XL इंक्रीज हो गया, ये वाले इक्वेशन में देखो IM इज इक्वल टू VM अपॉन XL। XL इंक्रीज हो गया तो करंट डिक्रीज हो गया, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब पावर पे जाओ, पावर इज इक्वल टू होता है I² इंटू R। अगर करंट डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज होने की वजह से करंट डिक्रीज हुआ, करंट डिक्रीज हुआ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए करंट पावर भी डिक्रीज होगा। आया समझ में नबीला?